हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 6 फरवरी 2023 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ईवीएस के 30 क्वेश्चन हल करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2022 को 16:50 घंटे पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती हैं और 26 नवंबर 2022 को 12:05 घंटे पर हावड़ा पहुंचती हैं। यदि रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी क्या होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम है ना 25 नवंबर और 26 नवंबर के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखो 16:50 से यदि 16:50 होते तो 24 घंटे हो जाते, लेकिन 16:50 नहीं हुए। तो यहाँ पे जब आप टाइमिंग माइनस करेंगे तो आपके पास बचेंगे 19 घंटे और 15 मिनट। ठीक है, ये टाइम आपके पास आएगा। और चाल कौन क्या थी यहाँ की? चाल थी आपके 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब हमें ज्ञात क्या करनी है? डिस्टेंस यानी दूरी ज्ञात करनी है। दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो डिस्टेंस का सूत्र क्या है? चाल बराबर दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो चाल है हमारी 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लगा है हमें 19.15। ये 15 है, सॉरी मैं यहाँ ले लेती हूँ थोड़ी। चाल है आपके 80 किलोमीटर प्रति घंटा और डिस्टेंस है आपके 19.15। तो इनको जब हम गुणा करेंगे तो 15-32 आंसर आएंगे। भले आप गुणा करके देख लेना। तो इसका सही आंसर होगा आपके 15-32। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान में या पार्क में खड़े हैं और भूकंप आ गया है, तो सुरक्षा की कौन सी युक्ति अपनाएंगे? यदि भूकंप आ गया और हम पार्क में खड़े हैं तो इमारतों से दूर जाएंगे, क्योंकि इमारतों के गिरने का डर होता है भूकंप के आने में से। निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना है? तो मधुबनी पेंटिंग होते हैं जो पूर्वी राज्यों की पर फेमस है और मधुबनी एक जिला भी है। और ये मधुबनी पेंटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किससे तैयार की जाती है और प्राकृतिक रंगों का किस में उपयोग किया जाता है? तो मधुबनी पेंटिंग में। ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें समान भाग से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर देखो, सेब, गन्ना, अदरक। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि सेब पेड़ के ऊपरी भाग से होती है, अदरक जमीन में जो भाग होता है वो हम निकाल के यूज़ करते हैं। पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी, ये भी नहीं हो सकता। सेब, अदरक, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सेकंड सही है हरी मटर। सेकंड सही है, सॉरी सेकंड हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नीचे दी गई घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी का जल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। सही क्रम कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा नदी का जल किससे प्रदूषित होता है? तो सबसे पहले रासायनिक यदि हम रासायन छोड़ेंगे जल में तो ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, रासायन के कारण। और सेकंड में यदि हम देखेंगे तो गंधता, अम्लता, ये सेकंड हो जाएगा। मतलब नदी के जल में हम गंध, अम्लता और रंग के प्रभावित होते हैं। और थर्ड नंबर पे देखें तो जलीय जीव जीवित नहीं रह सकते क्योंकि वो केमिकल वगैरह होते हैं उसके कारण। और फोर्थ पे सभी व्यवहारों का उद्देश्य नदी मृत हो गई है। तो इसका तीसरा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे का प्रवर्धन बीजों के द्वारा होता है? तो वो कौन कौन से पौधे हैं जिनका प्रवर्धन बीजों के द्वारा होता है? तो देखो, चावल हम बीजों के द्वारा होता है, गेहूं भी बीजों के द्वारा उगाते हैं, ओट्स भी बीजों के द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का प्रमुख भोजन है जहाँ पीवी सिंधु रहते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीवी सिंधु कहाँ की रहने वाली थी? एपी की।
पी आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। और आंध्र प्रदेश का फेमस भोजन है इडली, चटनी, चावल, सांबर। ये आंध्र प्रदेश के फेमस भोजन हैं। ए की 2 बहनें हैं, बी और सी। ए का पति डी है। बी और सी की पुत्रियां का डी से क्या संबंध होगा? तो ये क्वेश्चन हम अभी ज्ञात करते हैं। ए बी सी ये दोनों क्या हैं? भाई बहन हैं। और ए का डी पति है। ए का पति है डी और इनकी 2 पुत्रियां हैं। तो इनकी हैं डॉटर, डी ओ लिख देती हूँ, डॉटर। फिर डी है जो ए का क्या है? पति। ये है पति। तो ये बहन का पति, इनके वो लगे बहनोई। ये क्या लगेंगे? कोई रिलेशन नहीं है, क्या लगेंगे? मासा जी यही है। तो फिर हमने इसमें क्या कहेंगे? आंटी है। ठीक है, दी तो कज़न है तो उसकी आंटी होगी। ठीक है ना। बी सी की पुत्रियां, डी क्या होगी? आंटी होगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी आयु द्वारा फैलने की संभावना है? तो आयु के साथ साथ ओक का पादप होता है जो फैलता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, आप दुकान से गेहूं लेते हैं और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती हैं। गेहूं से रोटियां बनाने की प्रक्रिया का सही क्रम में चुनाव कीजिए। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? गेहूं का आटा बनाएंगे। गेहूं का आटा बनाएंगे। एक पात्र में आटा ले, आटा गूँथे रोटी बनाएं, ये नहीं होगा। गेहूं का आटा बनाएंगे। आटे को एक पात्र में लेंगे, आटे को गूँथेंगे, गूँथे हुए आटे के पेड़े बनाएंगे और रोटियां सेकेंगे। ये क्रम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि? तो देखो, खाद जैविक निम्नीकरण है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। खाद से मृत और सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो खाद एक जैविक निम्नीकरण है, ये सही है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, ये भी सही है। खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, ये भी सही है। खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, खाद की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ए बी सी तीनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं तो आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे? तो यदि गंगा नदी के किनारे हम भ्रमण करना चाहते हैं तो हम कलकत्ता, कानपुर और वाराणसी का चयन करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका धनिया मुसल जड़ है, गेहूँ मुसल जड़ नहीं है, गाजर झड़का जड़ नहीं है, ये मुसल जड़ है, और बांस भी मुसल जड़ नहीं है, तो धनिया एक मुसल जड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप, सर्प, कछुए, गिलहरी क्या निकटतम संबंधी हैं? सांप का या कछुए का निकटतम संबंधी आपके हैं गिरगिर का निकटतम संबंधी कौन है? आप बताइए। छिपकली, रैंक के चलती है, सांप की तरह ही है ना, इसलिए संबंधित हो गई। निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलक्षणित गुण नहीं है? तो पेंगुइनों का कौन सा गुण नहीं है वो हमें देखना है। तो इसका सही आंसर है कि
रंग के आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। तो वातावरण के अनुसार नहीं बदलते, पेंगुइन होते हैं वो वातावरण के अनुसार नहीं बदलते, तो ये उनका गुण नहीं है। बाकी उनके गुण कौन कौन से हैं? उनकी त्वचा मोटी होती है, उनके शरीर में बहुत कम वसा है, ये गुण है। उनका शरीर धरारेख्य है, ये भी उनका गुण है। वे साथ साथ इकट्ठे होकर चिपक कर जीवित रहते हैं, ये भी उनका गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलती इमारतें गोलकोंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अतिरिक्त खाली जगह का परिचय करवाता है। तो ये जो पाठ है बोलती इमारतें, ये खाली जगह, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? देखिए, तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्था के बारे में ये ज्ञान करवाता है। गोलकंड के किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन के बारे में इसने नहीं बताया, कहीं भी उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है, युद्ध के दौरान किलों को सामाजिक राजनीतिक जीवन का वर्णन है। स्थानों की पहचान हेतु मानचित्र को पढ़ने का वर्णन है। तो इसका सही आंसर होगा आपके ए, सी और डी, सेकेंड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस का एक पार्ट खत्म हो जाए तो खाली जगह विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्नलिखित में से इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है। तो इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण कौन सा है? कि विद्यार्थियों को हमारे देश में विभिन्न शहरों और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी चाहिए। इसका तीसरा सही आंसर है। ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है। तो इसका सही आंसर है, समझ नहीं है, अनुप्रयोग नहीं है, सृजन इसका सही आंसर होगा, विश्लेषण भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का व्यापक समूह का उपयोग करता है। पोर्टफोलियो द्वारा नहीं करता, उपख्यानात्मक रिकॉर्ड द्वारा नहीं करता, उपख्यानात्मक या व्याख्यानात्मक रूब्रिक द्वारा करता है, और सच्चे रिकॉर्ड द्वारा नहीं करता। तो इसका सही आंसर है रूब्रिक द्वारा, थर्ड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयशा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती हैं। इस क्रियाकलाप में कौन कौन से कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है? तो अवलोकन होगा, मापन नहीं होगा, वर्गीकरण होगा, निष्कर्ष होगा, लेकिन इसमें मापन नहीं होगा क्योंकि वो विद्यार्थी घर को मापेंगे नहीं। सेकंड में चरों का नियंत्रण, वर्गीकरण निष्कर्ष होगा, लेकिन चरों का नियंत्रण नहीं होगा, ये भी गलत है। सेकंड भी चरों का नियंत्रण नहीं होगा। थर्ड में अवलोकन होगा, अनुमान लगाना, मापन नहीं होगा, तो इसमें मापन आ गए तो ये नहीं होगा। फोर्थ है अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना, संप्रेषण करना, ये सही है। अवलोकन भी करेंगे, वर्गीकरण भी करेंगे, निष्कर्ष भी निकालेंगे और संप्रेषण भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्यय और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है वह है, तो वह है समाकलित आकलन, जिसके अंतर्गत आपके संप्रत्यय और प्रक्रिया दोनों उपागम का प्रयोग किया जाता है, समाकलित। रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती हैं। वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती हैं, तब वह बीजों को पहचानने और उनका नाम बताने को कहती हैं। वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही हैं? तो
रमा है वो शिक्षण की प्रदर्शन विधि का उपयोग कर रही है, क्योंकि वो बीजों का प्रदर्शन कर रही है, वो बीजों को बता रही है कि ये बीज है, इनका क्या नाम है, इस बीज का क्या नाम है, इस बीज का, वो प्रदर्शन कर करके बता रही है। वह क्या नहीं कर रही, सहयोग भी नहीं कर रही, समस्या समाधान भी नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीना एक ईवीएस शिक्षिका है जो विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची का प्रयोग के लाभ बताते हैं। निम्नलिखित में से टीना के कथन कौन सा है? तो टीना कौन है? एक शिक्षिका है। कौन से सब्जेक्ट की? ईवीएस की। तो टीना के बारे में आपको कौन सा कथन सही है? तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, जांच सूचियों का प्रयोग आसान है। ठीक है। जांच सूचियों के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता। ठीक है। जांच सूचियों में छात्रों की उपलब्धियों का विवरण। ठीक है। उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान है। सबसे सटीक आंसर होगा फोर्थ। यदि हम उच्च क्लासों में भेजेंगे तो जांच सूचियों के द्वारा उनका व्याख्या करना आसान होगा। यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है? तो जब हम यात्रा के बारे में पढ़ाएंगे तो शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभवों के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं, तो वो वर्णन कौन सा हो जाएगा? संवादात्मक हो जाएगा। संवाद के तहत दोनों आपस में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिली एक 6 वर्षीय बालिका है जो अपनी चीज़ें जैसे कि क्ले, डो, किताबें, वर्कशीट्स, रंग इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करती हैं। उसकी अध्यापिका को मिली को शामिल करके किसी भी संयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मिली की अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे? यदि मिली के अध्यापक के रूप में हम होंगे तो हम क्या करेंगे? मिली के व्यवहार सामाजिकरण को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तथा विभिन्न समूह कार्यों का संचालन करेंगे जिससे मिली की जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। मतलब जब हम उसे सामाजिकीकरण करेंगे, बच्चों के साथ रखेंगे, तो उसका डर धीरे धीरे कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगम करता है? तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण का कहानी है, कविता है, जैसे कहानी हो गई, कविता हो गई, वास्तविक जीवन से जोड़ के वर्णन हो गए, पुस्तकों को शामिल करना क्या है? रचनावादी उपागम है। ये सही है। उसके बाद आपके सेकंड है, पाठों को सरल मानक भाषा में प्रस्तुत करना। ये कोई उपागम नहीं होता। संदर्भ समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा 2009 में भी वर्णन किया हुआ है, 20 में भी इसका स्थानीय भाषा का है। ईवीएस शिक्षण गुणवत्ता नहीं होगी, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके? ए और सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है? तो देखो, जहाँ भी आपको भूमिका निभाना, सर्वेक्षण, क्षेत्र भ्रमण, व्याख्यानों द्वारा शिक्षण और संवादात्मक शिक्षण, व्याख्या आपको जहाँ भी दिख जाए नकारात्मक में ही होगा, तो इसका सही आंसर होगा केवल डी। शीना दृष्टिबाधित है, मतलब शीना एक लड़की है जिसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता तथा वह ईवीएस की कक्षाओं में बहुत ही रुचि लेती है। आप पहाड़ी क्षेत्र में विद्यार्थी क्षेत्र भ्रमण के लिए जा रहे हैं, तो शीना भ्रमण पर जाना चाहती हैं, तो आप क्या करेंगे? यदि शीना भ्रमण पर जाना चाहती हैं तो हम उसके अभिभावकों से कहें कि उसे मना करें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र उसके लिए जोखिम हो सकता है? नहीं। उसके अभिभावकों को सलाह दे कि वे उसे जाने की अनुमति दे दे। ये ठीक है, ये ठीक है ना? अभिभावकों को जाने की सलाह दे दे, लेकिन उनकी सबसे अच्छी मित्र को जिम्मेदारी सौंपे कि वह यात्रा के दौरान सुरक्षा की ध्यान रखे। ठीक है, ये भी
4 से 6 विद्यार्थियों का समूह बनाकर प्रत्येक समूह की यात्रा से संबंधित निर्धारित जिम्मेदारियां सौंपे। यह भी ठीक है। सबसे ठीक कौन से? ये दो ज़्यादा ठीक है। ये भी ठीक है लेकिन इतना नहीं है, तो ये आंसर सही होंगे आपके सी और डी। इसका फर्स्ट सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस के में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेत है? तो भावात्मक पक्ष का कौन है? देखो, अवलोकन भावात्मक नहीं है, चर्चा करना भावात्मक नहीं है, लेकिन साथ मिलकर कार्य करना है, वो भावात्मक पक्ष का आकलन है। ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा अनेक अन्वेषी प्रश्न पूछता है तब वह अपने कौन से कौशल को बेहतर कर रहा है या कर रही है। यदि क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो कौन से कौशल को बेस्ट करेगा? प्रदर्शन कर रहा है क्वेश्चनों का, तो वो प्रदर्शन कौशल को बढ़ाएगा। ओके गाइस, आज हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। वैसे आप सबको पता है, यदि आप इसी तरह से मेरे पेपर या फिर पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं या फिर पेपरों को पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।